किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशेल चौहान, जीनस एबीएस में एज अ फील्ड टेक्निकल मैनेजर नॉर्थ रीजन को देखता हूँ। तो आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि हमारे जो फार्म एनिमल्स होते हैं, गाय या भैंस, उनकी रिप्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स का क्या रोल है और उनका क्या इम्पैक्ट है और कितना इम्पोर्टेंस है एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाली फीड देना गाय या हमारी भैंस को, जो कि हमें एडिक्वेट रिप्रोडक्शन दे फार्म पे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स की, कि हमारी जो भी गाय या भैंस है डेयरी फार्म पे, उसको कौन कौन से न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स उसकी फीड में या उसके घास में चाहिए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेजरली 5 कंपोनेंट्स जो है उसको उसकी डाइट में चाहिए होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है एनर्जी, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, फिर आता है फैट्स या फैटी एसिड्स, फिर आते हैं मिनरल्स और लास्ट में आते हैं वाइटामिन। तो ये पांचों के पांचों न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे डेयरी फार्म एनिमल्स के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, उनके गाभिन होने के लिए, उनका आगे बच्चा ठहराने के लिए, या आगे जो भी वो प्रोडक्शन में आएंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, उन सारे रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट्स के लिए। तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट की अगर कमी हो जाती है हमारे फीड में, कैटल या बफलो की फीड में, तो कहीं ना कहीं उसका रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो हैम्पर होता है। उसकी गाभिन होने की क्षमता या उसका जो आगे बच्चा आएगा उसकी एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली वन बाय वन कि इन सारे कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है हमारे एनिमल्स की रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी किसी भी, जैसे कि हम बात करते हैं कैटल फीड में, तो कैटल फीड में एक एनर्जी डेंस फीड के सोर्स उसमें होना चाहिए। जब भी हम फीड फॉर्मुलेट करते हैं अपने डेयरी एनिमल्स के लिए, तो उसमें एक एनर्जी डेंस फीड का सोर्स होना चाहिए, जिसको बोलते हैं, जिसको सरल भाषा में हम बोल लें कि उसमें एनर्जी जो है भरपूर होनी चाहिए। तो अगर मैं एनर्जी डेंस फीड के बारे में बात करूं, एनर्जी डेंस फीड के कौन कौन से सोर्स हमारी कैटल फीड में आते हैं या गाय या भैंस की फीड में आते हैं, तो एनर्जी डेंस सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, दाने जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि मक्की के दाने या गेहूं के दाने, बारले के दाने या सोयाबीन के जो मील आते हैं, इनको हम एनर्जी डेंस फीड के रूप में हमारी फीड फॉर्मुलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब एनर्जी अगर हमारी कैटल की फीड में या गाय या भैंस की फीड में कम होगी, तो उसका मेजर इफेक्ट होता गया। जब भी एनिमल की डाइट में या एनर्जी भरपूर नहीं होगी, कम अमाउंट में होगी, तो वो एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। मतलब उसकी जो बॉडी के अंदर के टिश्यूज़ हैं वो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर से उसको एनर्जी मिल नहीं रही है और अंदर का जो उसके फैट है या प्रोटीन है, एनर्जी के सोर्स हैं, वो टूटने लग जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या क्या रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज हमें देखने को मिलता है डिलेड ओव्यूलेशन। जैसे कि हमें, हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती होगी कि जब भी उनकी गाय हीट में आती है या बोलना स्टार्ट करती है, तो वो 2 या 3 या 4 दिन तक, लंबे टाइम तक हीट में रहती है। आप देखते हैं कि वो बार बार 4 दिन तक गर्म भर रही है, डिस्चार्ज फेंक रही है। इसका मतलब है कि उसकी जो ओव्यूलेशन है, जो अंडा निकलने का टाइम है, वो डिले हो चुका है। ये एक फैक्टर कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कम होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़, रिड्यूस कंसेप्शन रेट। जब भी पशु में हम गाभिन होने वाला टीका लगाएंगे, उसकी एआई करेंगे, तो अगर एनर्जी उसकी फीड में कम होगी, कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जानवर होगा, तो उसके कंसेप्शन रेट डाउन आ जाएगा। जब हम बार बार एआई करते रहेंगे लेकिन हमारा पशु गाभिन नहीं होगा। तीसरी बात, इनफर्टिलिटी। मतलब 3 या 3 से अधिक बार हम उस पशु में एआई कर देंगे, बट हमें कंसेप्शन नहीं मिलेगी और वो गाभिन होने के लिए बहुत ही हमें प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और चौथी चीज़ कि जब भी उसकी फीड में एनर्जी कम होगी, तो हमें कहीं ना कहीं दूध की प्रोडक्शन के रूप में हमें उसका नुकसान देखने को मिलेगा। हमारी दूध की प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम हो जाएगी। इसके लिए हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हमें एनर्जी डेंस फीड जो है, जब भी हम फीड फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसको सोर्स को जो है हमें
ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी फीड में डालना होता है। जैसे मैंने बात की मक्की के दाने या गेहूं के दाने। आगे हम बात करें अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एनिमल की, डेयरी एनिमल की फीड में। जो भी दूध देने वाला एनिमल है, जो भी है हमारा प्रेग्नेंट एनिमल, तो अगर मैं प्रॉपर मात्रा की बात करूँ कि एक कैटल की फीड में कितना प्रोटीन होना चाहिए, तो एक मोटा मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 18 से 20% तक का प्रोटीन जो है, मोटे तौर पे हम बात करें तो उतना एक डेयरी काऊ के उसकी फीड में होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तब भी उसकी कंसेप्शन में उसको दिक्कत आएगी, रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, अच्छे हीट के साइन कहीं ना कहीं नहीं शो कर पाएगी। दूसरी बात, ये तो थी कम प्रोटीन देने की बात, कि कम प्रोटीन होगा तो रिप्रोडक्शन के में चैलेंजेस आएंगे या गाभिन होने में चैलेंजेस आएंगे। अगर कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम बहुत ही हाई प्रोटीन वाली फीड जो है हमारे डेयरी एनिमल्स को देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, ये दो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत आती है अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी की, कि जैसे पशु जो है गाभिन हो गया, उसने 30, 35, 40 या 45 दिन पर बच्चा फेंक दिया, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण की हत्या, भ्रूण की मोर्टेलिटी या अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। दूसरी चीज़, इसमें हमें जब भी हम हाई प्रोटीन वाली डाइट देंगे, जो उसका नॉर्मल हमें 18-20% जो भी चाहिए, अगर उससे हम 25, 30 या 35% वाली फीड दे रहे हैं प्रोटीन वाली, एक तो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी की दिक्कत आएगी, दूसरी दिक्कत आएगी इनफर्टिलिटी की और लोअर कंसेप्शन रेट की। गाभिन होने का जो कंसेप्शन रेट का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ये गाय या भैंस के पेट में जाके ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और ये प्रोटीन जो है एक अमोनिया बनाता है, अमोनिया गैस होती है। तो अगर ये लिमिट में बन रही है, अगर हम बॉडी में पूरे मात्रा में प्रोटीन दे रहे हैं तो ठीक है, ये अमोनिया जो है कहीं ना कहीं बॉडी से निकल जाता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन देने लग जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमोनिया जो है गाय के पेट में बनना स्टार्ट होता है, और ये ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाना स्टार्ट हो जाता है। और ये बच्चादानी में जब भी अमोनिया गैस जो है या अमोनिया जो है ब्लड के थ्रू बच्चादानी में जाएगा, तो बच्चादानी के एटमॉस्फेयर को या वातावरण को ख़राब कर देगा। और कहीं ना कहीं जहाँ पे बच्चे को अच्छा वातावरण चाहिए था उसकी ग्रोथ के लिए, भ्रूण को अच्छा वातावरण चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसको पीएच चाहिए, उसको प्रॉपर जो भी पैरामीटर चाहिए, उस उन सारे पैरामीटर्स को ये अमोनिया बच्चादानी में जाके ख़राब कर देता है। और इसी कारण हमें एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी और कंसेप्शन रेट लो देखने को मिलती है। तो हमेशा जितनी भी फॉर्मुलेट करने के बाद फीड में हमारा प्रोटीन चाहिए होगा कैटल को या गाय को या भैंस को, उतना ही दें, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं दें। दूसरी बात, जब भी हम 18 या 20% प्रोटीन देते हैं, नॉर्मल वाला प्रोटीन, तो उस केस में हमें पता है कि गाय या भैंस के पेट में जाके कुछ हिस्सा प्रोटीन का टूट जाता है, तो वो सारा का सारा आंत में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए हमें उनको बाईपास प्रोटीन देना पड़ता है, या जिसको हम बोलते हैं रूमिनेट्स अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। तो अनडिग्रेडेबल प्रोटीन का मतलब है जो कि रूमेन में जाके या उसके पेट में जाके डिग्रेड नहीं होता, डायरेक्ट बाईपास होके आंतों से उसके लिए एब्जॉर्ब हो जाता है और अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए जो हिस्सा हम नॉर्मल प्रोटीन से दे रहे थे और वो टूट जा रहा था, आगे एनिमल को नहीं मिल रहा था, वो हम बाईपास फैट के, बाईपास प्रोटीन के रूप में उनको देते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 2 या 3 या 4 kg उसमें कैटल फीड दे रहे हैं, उस एनिमल को फीड दे रहे हैं, तो उसमें बाईपास प्रोटीन का हिस्सा 20 से 25% होना चाहिए। या अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो 1 से 2 kg जो है पर डे जो है, वो प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन हमें एक एनिमल को देना चाहिए, जो भी दूध देने वाला एनिमल होता है। अब अगर बात करें हम फैटी एसिड्स की या फैट्स की, तो फैट्स का होना भी किसी भी डेयरी वाले पशु के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी डाइट में। तो फैट के सोर्स कौन कौन से होते हैं? फिश ऑयल्स या सोयाबीन का मील जिसको हम बोलते हैं, कॉटन सीड्स मील्स, या खल खल जो हम फीड में फॉर्मुलेट करके डालते हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो 6% के आसपास जो है फैटी एसिड जो है कैटल की फीड में होने चाहिए। और फैटी एसिड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है दूध देने वाले पशु की डाइट में? एक तो ये मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, दूसरी बात एक क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो भी दूध हमारा पशु देगा उसमें ज़्यादा फैट और एसएनएफ का अमाउंट होगा।
जितने अच्छे हम फैट्स देंगे, एडिक्वेट अमाउंट में फैट्स देंगे। तीसरी बात, ये फर्टिलिटी को भी एनहांस करता है, मतलब उसके गाभिन होने की क्षमता को भी बढ़ाता है। फिर बात करें हम अगर मिनरल्स की, तो मिनरल्स का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे डेयरी में जो एनिमल्स होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन में और उनकी नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन में। तो अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ कि कौन कौन से मिनरल जो है इसमें उनकी फीड में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ या 4 या 5 मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, सेलेनियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। सबसे पहले हम वन बाय वन अगर बात करें, तो जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है उसकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब भी पशु गाभिन होता है, वो बच्चा देता है, तो बच्चा देने के टाइम पे जब बच्चा उसके बच्चादानी से बाहर निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसको घाव हो जाते हैं बच्चा निकलते टाइम, थोड़े बहुत जो है इंजरी हो जाती है उसके बच्चादानी में। तो ये जिंक क्या करता है, जब भी हम अच्छे अमाउंट में मिनरल मिक्सचर देंगे, जिंक देंगे एनिमल को, प्रॉपर मिनरल्स देंगे, तो ये उसकी जो बच्चादानी में इंजरीज होती हैं, घाव होते हैं, उनको रिपेयर करता है बहुत जल्दी। तो जो भी उसमें दिक्कत आती है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है, ताकि एनिमल जो है या हमारी गाय जो है अगली काबिंग के लिए या अगली कंसेप्शन के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। अब अगर जिंक की डेफिशिएंसी हमारे एनिमल की डाइट में होगी, तो क्या होगा, एक तो हमें डिलेड ओवुलेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि एनिमल लंबी हीट में रहता है, बार बार हीट में आता है। दूसरी चीज़, उसकी कंसेप्शन लो हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चादानी है उसकी रिपेयर हुई ही नहीं, जो भी रिपेयर जिंक ने करनी थी, जो घाव होने थे वो हो नहीं पाए, इसकी वजह से जो कंसेप्शन होगी वो लो आ जाएगी। दूसरी चीज़, कॉपर। कॉपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। कॉपर की डेफिशिएंसी जब भी हमारी एनिमल की डाइट में होगी, उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हमें देखने को मिलेगी कि भ्रूण जो है हमारे एनिमल ने भ्रूण 35, 40 या 45 दिन में फैल गए। तो ये दिक्कत जो है कॉपर की डेफिशिएंसी में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है सेलेनियम। सेलेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे डेयरी एनिमल्स की रिप्रोडक्शन में। अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या मैं कहूँ जेर का अटकना काबिंग के बाद या बच्चा देने के बाद, जैसे कि 12 घंटे तक जेर नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो जब भी रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में सबसे कॉमन कॉज क्या रहा, तो सेलेनियम की डेफिशिएंसी देखी गई। तो ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का सबसे कॉमन रीज़न है। और ये भी देखा गया कि जिन एनिमल्स में सेलेनियम हम सप्लीमेंट करते हैं इंजेक्शंस के थ्रू या ओरल सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो उनमें आरओपी की दिक्कत या जेर के फंसने की दिक्कत बहुत कम होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको हमें कहीं ना कहीं अपने एनिमल्स को सप्लीमेंट करना पड़ता है। अगला मिनरल आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से एनिमल में एनीस्ट्रस होता है, जो कि आप देखते होंगे कि हमारा जानवर जो है 5, 6, 7 महीने तक हीट में ही नहीं आता है। तो वो जो है उसका मेन रीज़न क्या है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। तो हम ऐसे एनिमल्स में इंजेक्टेबल फॉस्फोरस भी देते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं और ओरल सप्लीमेंटेशन भी करते हैं, ताकि एनीस्ट्रस की प्रॉब्लम या 5, 6 मंथ तक हीट में ना आने की दिक्कत जो है ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, ये यूट्राइन इन्वोल्यूशन को डिले करता है। जैसे कि एक बार किसी भी एनिमल ने गाभिन होकर बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद इतनी जल्दी वो एनिमल जो है फिर से तैयार होता है गाभिन होने के लिए या एआई के लिए। तो लगभग 35 से 40 दिन में वो यूट्राइन इन्वोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, कि उसका जो बच्चादानी है वो अगली गाभिन होने के लिए, अगले एआई के लिए तैयार हो जानी चाहिए। तो उसके लिए फास्फोरस बहुत ही हेल्प करता है। अगर फास्फोरस की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होगी, तो ये टाइम लंबा हो जाएगा, आपका जो बच्चादानी है वो रिपेयर नहीं होगी जल्दी, और वो अगली एआई के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी। तो इसलिए ये मिनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट मिनरल की अगर हम बात करें, तो अब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है कैल्शियम। तो अगर मैं बात करूँ हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, जो कि बहुत अच्छा दूध देते हैं, 15 लीटर, 20 लीटर या 25 लीटर, तो उन एनिमल्स में लास्ट के त्रिमाही में या लास्ट के ट्राइमेस्टर में जब वो गाभिन होते हैं, उस टाइम पे कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे हमें ओरल कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ऐसे एनिमल्स में होगी, तो जब वो बच्चा देंगे और दूध बहुत
हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग वो एनिमल होते हैं, तो दूध में उनका कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और कहीं ना कहीं उन एनिमल्स में हमें मिल्क फीवर देखने को मिलता है। वो एनिमल बहुत ही वीक हो जाते हैं एकदम से काविंग के बाद, और वो बैठ जाते हैं। तो कैल्शियम जो है वो मांसपेशियों की मूवमेंट के लिए चाहिए, बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। तो जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो मिल्क फीवर में हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी गाय जो है कमज़ोर होगी और वो बैठ गई। तो इसलिए जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में जो भी हमारे हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं उनमें ओरल कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर में हमने स्टार्ट तो करनी है, पर हमें काविंग से या बच्चा देने से 20 दिन पहले कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन को रोक देना होता है, क्योंकि ताकि जो हमारे एनिमल का अंदर का मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम सिक्रीट करने का या कैल्शियम को बॉडी में बनाने का, वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम 20 दिन पहले काविंग से उस कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन को बंद कर देते हैं, और जब वो बच्चा दे देता है जानवर, तो फिर से हम जब वो मिल्क प्रोडक्शन में आता है तो फिर से हम जो है कैल्शियम की थेरेपी या कैल्शियम की जो ओरल कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरी तरफ से आज का टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद।